सर्दियों का मौसम था, लेकिन संसद का माहौल हमेशा की तरह गर्म था। महिला आरक्षण बिल पर बहस स्थगित होने के कारण कार्यवाही रोक दी गई थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उस दिन संसद नहीं आए थे, लेकिन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और कई सांसद मौजूद थे। उपराष्ट्रपति कृष्णकांत, जो राज्यसभा के सभापति भी थे, अभी बाहर नहीं निकले थे। लॉन में पत्रकार आपस में बातें कर रहे थे। तभी सुबह के ठीक 11:40 पर एक सफेद एम्बेसडर कार तेज रफ्तार से संसद के गेट नंबर 12 पर पहुंची। गाड़ी पर लाल बत्ती लगी थी, सामने भारत सरकार का नकली स्टिकर चिपका था और अंदर एक जाली वीआईपी पास रखा था। गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मी ने हाथ उठाकर गाड़ी रोकी। ड्राइवर ने खिड़की नीचे करके पास दिखाया और गेट खुल गया। गाड़ी तेजी से अंदर दाखिल होकर गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ने लगी। उसी वक्त सीआरपीएफ की महिला कांस्टेबल कमलेश कुमारी यादव को उस सफेद एम्बेसडर की चाल में कुछ असामान्य लगा। वो दौड़ती हुई गाड़ी की तरफ गई और हाथ फैलाकर उसे रोकने की कोशिश की। इसी हड़बड़ाहट में गाड़ी उपराष्ट्रपति के काफिले की एक कार से टकरा गई। कुछ समझ पाता इससे पहले ही गाड़ी के दरवाजे एक साथ खुले और 5 हथियारबंद आतंकी बाहर कूद पड़े। उनके कंधों पर AK-47 राइफलें थीं, हथगोले लटके हुए थे, कमर में पिस्तौल और बैग में करीब 30 किलो RDX था। उन्होंने बिना एक पल की देरी किए अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। कुछ ही पलों में पूरी संसद गोलियों की आवाज से गूंज उठी। सबसे पहले दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल जगदीश प्रसाद यादव को गोली लगी। फिर सीआरपीएफ की महिला कांस्टेबल कमलेश कुमारी पर कई गोलियां दागी गईं। वो जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन अपनी आखिरी सांसों में उन्होंने वॉकी टॉकी पर साथियों को सचेत किया। उनकी इस बहादुरी ने बाकी सुरक्षाकर्मियों को संभलने का वक्त दिया और सांसदों को दरवाजे बंद करने का मौका मिला। सीआरपीएफ और सुरक्षा बलों की एक टुकड़ी ने तुरंत आतंकियों को घेर लिया। आतंकियों की योजना थी कि संसद की लॉबी में घुसकर सांसदों को बंधक बना लें और सरकार से अपनी मांगें मनवाएं। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को वहीं ढेर कर दिया। एक आतंकी हथगोला फेंकते हुए गेट नंबर 5 की तरफ भागा, मगर वो भी सैनिकों की गोलियों का शिकार हो गया। अब सिर्फ एक आतंकी बचा था। उसे पता था कि यहां से जिंदा निकलना नामुमकिन है। संसद की लॉबी में घुसने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। गुस्से में उसने मुख्य प्रवेश द्वार गेट नंबर 1 के पास पहुंचकर खुद को उड़ा लिया। धुएं और बारूद की गंध चारों तरफ फैल गई। पूरा देश सांस रोककर टीवी की स्क्रीन से चिपका था। ये मुठभेड़ करीब 45 मिनट चली। जब धुआं छटा तो 5 आतंकी मारे जा चुके थे, लेकिन इसकी कीमत भी कम नहीं थी। दिल्ली पुलिस के 5 जवान, सीआरपीएफ की बहादुर महिला कांस्टेबल कमलेश कुमारी, राज्यसभा के 2 कर्मचारी, एक माली और एक पत्रकार शहीद हो गए। कोई सांसद नहीं मारा गया, लेकिन इस हमले का असली जख्म कहीं और था। ये सिर्फ एक इमारत पर हमला नहीं था, ये भारत की आत्मा पर हमला था। अब पाकिस्तान की साजिश। जल्द ही साफ हो गया कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ था। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों को इस्तेमाल किया गया था। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि ये उस खूनी नीति की चरम परिणति थी जिसे पाकिस्तान ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स के नाम से चला रहा था। 1989 से पाकिस्तान ने कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर शुरू कर रखी थी। हजारों युवाओं को ट्रेनिंग कैंपों में तैयार किया जाता, हथियार दिए जाते और उन्हें भेजा जाता। 1990 का पूरा दशक भारत के लिए खून से लथपथ रहा। 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण के बाद पाकिस्तान ने भी खुलकर परमाणु शक्ति का प्रदर्शन किया। पाकिस्तान को लगने लगा कि परमाणु छाते की आड़ में वो भारत का खून बहाता रहेगा और भारत परमाणु युद्ध के डर से चुप रहेगा। 1999 के कारगिल युद्ध ने इस गलतफहमी को और बढ़ाया। भारतीय सेना ने जान की बाजी लगाकर हर इंच जमीन वापस ली, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव में LOC नहीं पार की। पाकिस्तान ने इसे अपनी रणनीतिक जीत माना। फिर दिसंबर 1999 में IC-814 का अपहरण हुआ और भारत को मजबूरी में उमर शेख, मुश्ताक जरगर और सबसे खतरनाक आतंकी मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा। पाकिस्तान पहुंचकर मसूद अजहर ने जैश-ए-मोहम्मद बना ली। हाफिज सैयद का लश्कर-ए-तैयबा पहले से सक्रिय था। दोनों संगठनों को ISI का पूरा संरक्षण हासिल था। 2001 में उकसावे की नई ऊंचाइयां छुई गईं। जुलाई 2001 में आगरा में वाजपेयी मुशर्रफ शिखर सम्मेलन हुआ, लेकिन मुशर्रफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतंकवाद को आज़ादी की लड़ाई बताया और बातचीत बेनतीजा रही। अक्टूबर 2001 में जैश ने जम्मू कश्मीर विधानसभा पर आत्मघाती हमला किया, जिसमें 38 लोग मारे गए। भारत ने अमेरिका को चेताया कि अगर पाकिस्तान नहीं रुका तो भारत खुद कार्रवाई करेगा। अमेरिका ने नजर रखने का वादा किया, लेकिन ठीक 2 महीने बाद 13 दिसंबर 2001 को पाकिस्तान ने भारत की लोकतंत्र की पवित्र मंदिर पर हमला कर दिया। अब इनफ इज इनफ, वाजपेयी का ऐलान। 13 दिसंबर की शाम दिल्ली में ठंड और बढ़ गई थी, लेकिन 7 रेसकोर्स रोड पर माहौल उबल रहा था। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने आपात बैठक बुलाई, जिसमें आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्र और तीनों सेना प्रमुख मौजूद थे। खुफिया रिपोर्टें टेबल पर रखी थी। साफ लिखा था कि ये जैश और लश्कर का संयुक्त ऑपरेशन था। ISI की पूरी मदद थी। आतंकियों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट थे, सैटेलाइट फोन के सिग्नल पाकिस्तान से आए थे और ISI के हैंडलर से लगातार संपर्क के सबूत थे। लंबी चुप्पी के बाद वाजपेयी ने सिर्फ इतना कहा, इनफ इज इनफ।
इस एक लाइन ने भारत की नीति हमेशा के लिए बदल दी। उस रात रक्षा मंत्रालय में सुबह तक रोशनी चलती रही। भारत ने पाकिस्तान से अपना उच्चायुक्त वापस बुलाया, समझौता एक्सप्रेस और दिल्ली लाहौर बस सेवा बंद कर दी। पाकिस्तान एयरवेज के लिए हवाई क्षेत्र का उपयोग रद्द कर दिया गया। अब ऑपरेशन पराक्रम, भारत का शंखनाद। 18 दिसंबर 2001 की सुबह कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने आदेश दिया, पाकिस्तान सीमा पर पूर्ण सैन्य जमावड़ा शुरू हो। इसका नाम रखा गया ऑपरेशन पराक्रम। उसी रात से पूरा भारत जैसे हिल उठा। सैकड़ों सैन्य काफिले एक साथ सीमा की तरफ रवाना हुए। किलोमीटर लंबे टैंकों के कॉलम चल पड़े। 5 से 8 लाख भारतीय सैनिक पश्चिमी मोर्चे की तरफ बढ़ने लगे। 1971 के बाद यह सबसे बड़ी और सबसे तेज सैन्य तैनाती थी। रेलवे मंत्रालय को नागरिक ट्रेनें रोकनी पड़ी और 750 से 800 विशेष सैन्य ट्रेनें दिन रात दौड़ने लगी। हर ट्रेन में टैंक, बीएमपी इन्फेंट्री वाहन, भारी तोपें, पुल निर्माण उपकरण, मेडिकल कॉलम और हजारों सैनिक थे। राजस्थान, पंजाब, गुजरात और जम्मू कश्मीर की सीमाओं पर जहां पहले रेत और खेत थे, वहां अब रक्षात्मक माइनफील्ड, तोप के मोर्चे, बंकर, ऑब्जर्वेशन पोस्ट और बख्तरबंद वाहनों की कतारें लग गईं। गांव खाली करवाए जाने लगे क्योंकि माहौल साफ बता रहा था कि कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। भारत की 3 स्ट्राइक कोर, मथुरा की 1 कोर, अंबाला की 2 कोर और भोपाल की 21 कोर को बिना देरी के पश्चिमी मोर्चे पर भेज दिया गया। ये वही फॉर्मेशन थी जो बड़े आक्रामक ऑपरेशन के लिए तैयार की गई थी। टैंक, तोपें, मिसाइलें, लाखों टन गोला बारूद, सब कुछ पाकिस्तान की सीमा की तरफ दौड़ रहा था। वायुसेना भी पूरी तरह सतर्क हो गई। अग्रिम हवाई अड्डे सक्रिय हो गए। MiG-29, मिराज 2000 और जगुआर स्क्वाड्रन को स्ट्राइक मिशन के लिए अलर्ट कर दिया गया। पायलट दिन रात उड़ान अभ्यास करते रहे। राडार स्टेशन हाई अलर्ट पर थे। एक भी पाकिस्तानी विमान सीमा के पास दिखे तो तुरंत रोकने के आदेश थे। समुद्र में भी माहौल बदल गया। पश्चिमी बेड़े और दक्षिणी नौसेना कमान के जहाज मुंबई और कोची से निकलकर अरब सागर में तैनात हो गए। विध्वंसक, फ्रिगेट, मिसाइल कॉर्वेट और पनडुब्बियां पाकिस्तान के समुद्री रास्तों पर तैनात कर दी गई। बिना किसी औपचारिक घोषणा के एक नौसेना नाकाबंदी तैयार हो गई, जिससे जरूरत पड़ने पर कराची बंदरगाह तक आपूर्ति लगभग नामुमकिन हो जाती। अब पाकिस्तान में हड़कंप। भारत का ये जमीन, हवा और समुद्र पर एक साथ जमावड़ा देखकर पाकिस्तान के होश उड़ गए। पाकिस्तान को समझ आ गया कि ये बार सिर्फ चेतावनी देकर नहीं रुकेगा। डर के मारे पाकिस्तान ने भी पूरी तरह सेना जुटानी शुरू कर दी। करीब 3 लाख सैनिक सीमा पर तैनात हो गए। दोनों तरफ से माइनफील्ड बिछाई जाने लगी। कुछ ही हफ्तों में 10 लाख से ज्यादा सैनिक आमने सामने खड़े थे। टैंक के सामने टैंक, तोप के सामने तोप। ये दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा सैन्य आमना सामना बन गया। पहली बार 2 परमाणु